Once you have decided the location of your business, your manufacturing facilities, and a layout to start your business, the next step is purchasing. Purchasing simply means buying the goods and services you will need to produce your product. बेसिकली हमें अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम एक प्रोसेस के थ्रू वो सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, परचेजिंग प्रोसेस कहलाता है वो, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपने अपनी लाइफ में अपने प्रोडक्ट की लाइफ में, अपनी कंपनी की लाइफ में बहुत कम दफ़ा परचेज़ करते हैं। जैसे कि आपकी एसेट्स हैं जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बार-बार परचेज़ करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप जो है एक ही वेंडर से परचेज़ करते हो। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि आपको अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? परचेज़िंग के थ्रू लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो है वो 3 तरह की कॉस्ट आती है। ये चीज़ आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। आपको जो है डायरेक्ट मटीरियल्स चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर आपने एक चेयर बनानी है तो डायरेक्ट मटीरियल क्या होगा? लकड़ी होगा, ठीक है? दूसरा जो आपका मेन आइटम है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। तीसरी जो चीज़ है वो आपकी क्या कहलाती है? एफओएच कहलाती है, ठीक है? यहाँ पे हमारा कंसर्न डायरेक्ट मटीरियल और एफओएच के साथ है, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ है। डायरेक्ट लेबर को परचेज़ नहीं किया जाता, उसको हायर किया जाता है। उसका सारा प्रोसीजर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो इन दोनों के साथ है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए है, वहाँ पर आपको लाइटनिंग चाहिए है, वहाँ पर आपको पानी चाहिए है, वहाँ पर आपको मशीनरी चाहिए है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटीरियल भी चाहिए। तो हमारा कंसर्न इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ होगा बेसिकली। सो नेक्स्ट हम कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, आपको पता है कि इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस सप्लायर से परचेज़ करें। जिनको आप यूटिलिटीज़ कहते हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक कंट्री में मैक्सिमम जो है वो 1 या 2 वेंडर से रिसीव होती हैं, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान में वापडा है जो कि पूरी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये जो यूटिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इनमें आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि हमने यहाँ से कनेक्शन लेना है, ठीक है? कुछ आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी थ्रू आउट द कंपनी की लाइफ में एक ही दफ़ा परचेज़ करते हैं, जिनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर कुछ फिक्स एसेट्स कह सकते हैं। जैसे कि आपकी मशीनरी है, आपकी जो है जो आप लैंड परचेज़ करते हो या फिर बिल्डिंग लेते हो रेंट पे, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप एक ही दफ़ा परचेज़ करते हो, लेकिन उनकी परचेज़िंग के लिए आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो महँगी भी होती हैं और आपने इनफ्रीक्वेंटली परचेज़ करनी होती हैं, ठीक है? ये परचेज़िंग आपकी बिज़नेस के लिए है, ठीक है? उसके बाद जो है हम तीसरी चीज़ बात करते हैं मटीरियल्स की, जिनके साथ हमारा बेसिक कंसर्न है। बेसिक कंसर्न आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट मटीरियल्स और इनडायरेक्ट मटीरियल्स दोनों के साथ है, ठीक है? डायरेक्ट मटीरियल जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैंने चेयर बनानी है तो लकड़ी मेरा डायरेक्ट मटीरियल होगी, लेकिन उस चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक जो है हैमर भी चाहिए, नेल्स भी चाहिए, मुझे मेबी ग्लू की ज़रूरत पड़े, मुझे सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मटीरियल्स। इस चैप्टर का बेसिक कंसर्न भी मटीरियल्स के साथ ही है, ठीक है? क्योंकि बाकी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी परचेज़िंग जो है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ की जाती है। ये मटीरियल्स वो हैं जिनको आपको 1 दिन में भी हज़ार दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, इनकी आपको बार-बार ज़रूरत पड़नी जाती है, ठीक है? अब परचेज़िंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ प्रोसेस टू फाइंड द प्रोडक्ट्स यू विल नीड इन ऑपरेशंस। लेकिन आपकी सिर्फ परचेज़िंग में प्रोडक्ट को परचेज़ करना ही इंक्लूड नहीं होता। हमने जो है प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है जिनकी क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है? हमने उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है जिनको परचेज़िंग में, उनकी डिसीजन मेकिंग में हमें टाइम सेव हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होता हो। उसके अलावा प्रॉपर क्वांटिटी में हो, ठीक है? वो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं परचेजिंग डिसीजन मेकिंग में। क्वालिटी तो आपको पता है कि अगर आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी होगी बेटर तो ही आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी। अदरवाइज़ आपके फाइनल प्रोडक्ट की भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आप सोचने में परचेजिंग में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे, आप जो है ऑर्डर कर देते हो लेकिन चीज़ें अभी तक नहीं आती, डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी जिस टाइम पर आपको प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पर अगर नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में मिलने का फ़ायदा नहीं है। और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर
क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आपके वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से पुरानी वाली जो इन्वेंट्री होती है वो ऑब्सोलीट होती जाती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो नए आइटम्स होंगे, या तो हम लाइफो यूज़ करेंगे या फिर फाइफो यूज़ करेंगे। तो दोनों मेथड से ऐसा ही होता है कि आपकी इन्वेंट्री के अगर तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आप परचेज़ करते हो, तो आपकी इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने का खतरा है। अगर आप इन्वेंट्री को कम परचेज़ करोगे, मतलब आप कम क्वांटिटी में परचेज़ करते हो, तो आपके स्टॉक आउट होने का खतरा होता है। स्टॉक आउट से कैसी सिचुएशन होती है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो तीनों ये चीज़ें आपकी जो है वो परचेज़िंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारी परचेज़िंग का कि कंपनी को जब प्रोडक्ट्स चाहिए उनको उसी टाइम पर अवेलेबल हो, प्रॉपर क्वालिटी में हो और प्रॉपर क्वांटिटी में हो। अब हम ये देख लेते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। दोनों के रॉ मटेरियल्स, दोनों की जो परचेजिंग है उनका प्रोसेस डिफरेंट है। अगर कोई जो है रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं, उनको क्या चाहिए? उनको स्टॉक इन ट्रेड चाहिए, ठीक है? उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि उनका काम ट्रेडिंग है। उन्होंने सिर्फ क्या करना है? नेगोशिएशन का काम करना है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान में। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देना है कंज्यूमर्स को, और परचेज़ कहाँ से करना है? मैन्युफैक्चरर से। तो उनके लिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आप रिटेलर हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम है, मतलब आपने कम क्वांटिटी में उनको परचेज़ किया है। आपका कस्टमर उसको परचेज़ करने के लिए आता है और आपकी शॉप पे उस टाइम पे वो वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, तो फिर डेफ़िनिटली आपका कस्टमर्स आपकी शॉप छोड़कर दूसरी शॉप को जाएगा, आपको स्विच करेगा ही करेगा, ठीक है? अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती देन भी वो आपको स्विच करेगा, और अगर आप डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तब भी वो आपको स्विच कर सकता है। तो रिटेलर्स के लिए भी ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जो मटीरियल्स लेकर आने हैं वो रॉ मटीरियल हैं। रॉ मटीरियल्स होंगे देन ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है? अगर आपके पास रॉ मटीरियल नहीं है देन आप प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, उसको सप्लाईज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स का कंसर्न किसके साथ है? बाइंग के साथ, ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग के साथ। तो उसको जो है जब भी वो परचेजिंग डिसीजन मेकिंग करने लगेगा तो उसको क्या करना है? सिंपल ये देखना है कि वो लोग जो कि सेलिंग कर रहे हैं, जो उसके सेल्स पर्सन हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर क्या चीज़ डिमांड करते हैं। जिस तरह की डिमांड होगी वो अपने उस तरह की परचेज़िंग करेंगे, ठीक है? अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो जब भी वो परचेज़िंग करने लगेंगे तो उनका कंसर्न किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ। दोनों में डिफ़रेंस है ना? इसका कंसर्न प्रोडक्शन के साथ है कि हमने कितने टाइम पीरियड में प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्शन को देखते हुए फिर परचेज़िंग करते हैं। और रिटेलर जो है वो सेलिंग को देखते हुए परचेज़िंग करते हैं। समझ आई बात? रिटेलर्स ने अपनी कस्टमर्स की जो सेलिंग हो रही होती है प्रोडक्ट्स, उसको देखकर फिर वो जाकर परचेजिंग करते हैं, और जिस तरह की प्रोडक्शन होती है मैन्युफैक्चरर्स वैसे जो है वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि हम परचेजिंग करते हैं और ये प्रोसेस है जिसमें ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब इम्पोर्टेंस क्या है परचेजिंग की किसी भी बिजनेस में? परचेजिंग की इंपॉर्टेंस को हम इन फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत के लिए आपको परचेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अगर आप परचेजिंग करोगे देन ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकोगे, ठीक है? उसके बाद है क्वालिटी ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। ये तो बेसिक फैक्टर है कि जैसे ही आप जो है, जैसे कहते हैं ना कि जितनी चीनी डालेंगे उतना ही जो है वो मीठा होगा। तो वही बात है कि जितना अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे रॉ मटेरियल में, उतना अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? अगर आप जो है अच्छे मटेरियल का कपड़ा यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो फाइनल ड्रेस होगा वो भी अच्छे कपड़े का नहीं बनेगा। तो क्वालिटी जो है वो आपके रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। उसके अलावा आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा परचेज़िंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परचेजिंग होगी, आपके पास इन्वेंट्री होगी, आप टाइम पर अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बनाकर दोगे, देन ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी ना। डिलीवरी ऑन टाइम, टाइम पर डिलीवरी करने के लिए भी आपको परचेजिंग चाहिए, ठीक है? आपके पास स्टॉक इन ट्रेड्स होंगे, आपके पास रॉ मटेरियल्स होंगे, टाइम पर काम होगा, क्योंकि जब आपके पास ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि परचेजिंग भी एक प्रोसीजर है। जैसे कि आप रेगुलर शॉपिंग के लिए जाते हो, मतलब आपको सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है और आप जाकर बाहर दुकान से सॉल्ट लेकर आ जाते हो। ये इस तरह की परचेजिंग तो नहीं है ना, ये परचेजिंग फॉर द बिज़नेस है, ठीक है?
आपने एक टाइम पीरियड के लिए सॉल्ट परचेज़ नहीं करना। अगर आपको सॉल्ट की ज़रूरत भी है तो आप कम से कम 1 मंथ के लिए सॉल्ट परचेज़ करोगे, ठीक है? तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत किसी भी टाइम पड़ सकती है, तो आपको जो है हर चीज़ को मैनेज करना है कि मुझे कितने मटीरियल्स की इस पीरियड में ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी परचेज़िंग का, कि आप अपने कैपिटल को अगर बेटर तरीके से यूज़ करना चाहते हो, देन आपको प्रॉपर परचेज़िंग करनी है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ करने हैं, उसमें पैसा तो मैंने लगाना ही है। अगर वो मैं टाइम पर परचेज़ नहीं करूँगा और बाद में परचेज़ करूँगा, तो वो मेरे कैपिटल जो मैंने उसपे इन्वेस्ट किया होगा, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो परचेज़िंग हर लिहाज़ से, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ जब आप सेल्स बजट बनाते हो, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो सेल्स बजट में आप क्या करते हो, आप अपनी कॉस्ट को लिखते हो और उसमें ऐड कर देते हो अपने प्रॉफिट को, तब आपके पास आती है सेल्स प्राइस। ऐसा ही है ना? अब आपको एक प्रोडक्ट बनाने पर जितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, उतना ही आप अपना प्रॉफिट कम ऐड करोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक फिक्स्ड होती है। आपको पता है कि आपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, उससे थोड़ी-सी ऊपर आप अपनी जो है वो प्राइस रख सकते हो, उससे ज़्यादा के ऊपर आप अपनी प्राइस नहीं सेट कर सकते। इसीलिए आपको सेलिंग प्राइस उतनी रखनी होती है जितनी कि मार्केट में प्रिवेल कर रही है। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने पर जो आपको सीजीएस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने प्रॉफिट के मार्जिन को कम करना पड़ेगा उस सेलिंग प्राइस को अचीव करने के लिए, ठीक है? ये भी चीज़ आपको पता है कि आप अपनी सीजीएस जब स्टेटमेंट बनाते हो, तो टोटल सेलिंग प्राइस का 50 से भी ज़्यादा परसेंट जो है वो किसका होता है? कॉस्ट का पोर्शन होता है, और कॉस्ट में से ज़्यादा पोर्शन किसका होता है? मटीरियल्स का, ठीक है? जो टोटल आप अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हो, उसकी कॉस्ट में से 50% से ज़्यादा जो कॉस्ट आती है वो किसकी आती है? मटीरियल्स की आती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मटीरियल्स परचेज़ करोगे, देन ही आप इस कॉस्ट को क्या कर सकते हो? मिनिमाइज़ कर सकते हो। इन सब्स के अलावा हमारे जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उसके लिए कुछ न्यू कंसर्न्स भी हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आप ये चीज़ जो है वो पढ़ते हो कि हमारे कस्टमर जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट मांगते हैं, ठीक है? आपने ई कॉमर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का, JIT इसको कहा जाता है। ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। कस्टमाइजेशन करना, कस्टमाइज़ेशन का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हो वो टोटली कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है, वो आपको सारी फीचर्स बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? अगर आप अपना ड्रेस बनवाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा कपड़ा, कौन सा कलर, कौन से बटन्स। आप जब अपनी मर्जी का ड्रेस बनाते हो, जो चीज़ें आप ऑर्डर पे तैयार करवाते हो, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी कस्टमाइजेशन। अब बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि कस्टमाइज़ेशन की तरफ मूव कर गई हैं, ठीक है? अपने प्रोडक्ट ऐसे बनाना जो कि कस्टमर्स आपको बताएगा, प्योरली फीचर्ड बाय कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है? अब जब जो कंपनीज़ कस्टमाइज़ेशन को फ़ोकस कर रही होती हैं और कस्टमर्स को कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट बनाकर दे रही होती हैं, उनको पीछे से अपनी प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसको भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती थी और फिर जो है मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आती थी और फिर अपना प्रोडक्ट सेल करती थी। मीन्स दे वर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे वर फाइंडिंग फॉर द कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। बात की समझ आई? उनको अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स चाहिए थे। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, हमारे कस्टमर जो हैं, हमारे जो बायर्स हैं, वो वेल अवेयर होते जा रहे हैं चीज़ों से, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स चाहिए, जो वो चाहते हैं उनको वो चाहिए। तो अब की कंपनीज़ को अपना पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, वो उनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, मतलब वो प्रोडक्ट बना के फिर अपने कस्टमर्स नहीं ढूँढते, बल्कि पहले कस्टमर्स ढूँढते हैं, देन उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं, अब वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है? कि जब हमारा प्रोड्यूसर पहले कस्टमर्स को टारगेट करता है, उनकी नीड्स को स्टडी करता है, उनसे पूछता है कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, देन उनकी
प्रॉपर फीचर्स के अकॉर्डिंग, करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट बनाकर देता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में आपका जो प्रोसेस है पीछे से प्रोडक्शन का, वो टोटली चेंज हो चुका है। पहले आप ह्यूज लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब आप छोटे लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स बनाओगे, कस्टमर्स को ढूंढोगे। ठीक है, तो जब आपका पीछे से प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होगा, तो उसी तरह से आपका परचेजिंग प्रोसेस भी चेंज होगा। ठीक है, परचेजिंग प्रोसेस अगर आप कस्टमाइजेशन करते हो, तो फिर आपका परचेजिंग प्रोसेस जो है वो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पहले कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं, ये जो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले आप क्या होता है, कस्टमर आता है, ठीक है, वो आपके पहले वाले प्रोडक्ट्स को देखेगा, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। उस ऑर्डर में जो है वो उसने हर चीज़ स्पेसिफाई की होगी कि मुझे ये कलर, ये चीज़ ऐसी, ये फीचर्स चाहिए। ठीक है, ऑर्डर करेगा। जब आपको कस्टमर ऑर्डर करके जाएगा, उसके बाद ही आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है ना। जब ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, परचेजिंग करोगे। ठीक है, आपने बाइंग करनी है सप्लाईज की, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि वो ऑर्डर करके गया है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उनकी परचेजिंग करोगे, उस परचेजिंग के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था होता, पहले प्रोडक्शन होती थी, फिर आपके कस्टमर्स आपको ऑर्डर देते थे और फिर आप जाकर उनको सेल करते थे। ठीक है, अब पहले ऑर्डर होगा, फिर आप परचेजिंग करोगे और फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। इस प्रोसेस को कहते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें मटेरियल्स की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा और हमने अब प्रोडक्शन करनी है। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि हमारे स्मॉल बिजनेस ऑनर को अपने माइंड में रखने चाहिए। सेकेंड वाला एस्पेक्ट है हमारे पास सप्लायर्स डाउन साइजिंग का। ठीक है, अब जो सप्लायर डाउन साइजिंग क्या है गर्ल्स, आपको जो है ये भी आप ई कॉमर्स में ही एक टॉपिक पढ़ोगे कि पहले जो है ऑलमोस्ट 11 रिटेलर्स होते थे आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, फिर होलसेलर्स के पास जाते थे, फिर रिटेलर्स के पास जाते थे और फिर आपके कंज्यूमर्स तक आते थे। चाइना में ये चेन जो है वो 11 रिटेलर्स पर बेस करती थी। मतलब आपका प्रोड्यूसर पहले 11 रिटेलर्स को प्रोडक्ट देता था और उसके बाद कस्टमर तक जाता था। जितने रिटेलर्स अंदर ऐड होते जाते हैं गर्ल्स, आपको पता है कि उतनी ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हर किसी रिटेलर ने अंदर अपना जो है वो क्या करना है, मार्जिन ऐड करना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूसर से फिर रिटेलर और देन कंज्यूमर। लेकिन अब जो है, अब का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है क्या क्या है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूसर से परचेज कर रहे होते हैं। इसका नुकसान किसको है, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को। बेसिकली उनका काम ही क्या था, रिटेलिंग। ठीक है, वो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट्स परचेज करते थे और कंज्यूमर्स को आकर सेल करते थे। तो ये एक कंसर्न है जो कि हमारे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कंसर्न है हमारे लिए, हमारे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन नेटवर्क्स। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन नेटवर्क्स का क्या मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना लिया। जैसे कि एक कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है, कंपनी सी है। ये सारी कंपनीज जो हैं वो आपस में क्या कर लेती हैं, रिटेलिंग का बिजनेस, ये एक नेटवर्क बना लेती हैं। जैसे कि अब मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ कार मैन्युफैक्चरर्स की। तो कार मैन्युफैक्चरर्स छोटे रिटेलर से टायर्स परचेज करने की बजाय बड़ी बड़ी कंपनी से टायर परचेज करते हैं। वो एक पूरा प्रोडक्शन नेटवर्क बन जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं कॉटन एंड टेक्सटाइल की एग्जांपल दूं, तो कॉटन एंड टेक्सटाइल में आपको पता है कि एक कंपनी होगी जो कि वो जो पौधा होता है उससे वो रुई बनाती होगी, कॉटन बनाती है। एक कंपनी क्या होगी, रुई से धागा बनाती होगी। कुछ कंपनीज उस धागे से कपड़ा बनाती हैं और उसको डाई वगैरह करती हैं, और आगे आपके पास जो है वो बुटीक्स वगैरह आ जाती हैं जो कि उससे रेडीमेड गारमेंट्स बनाती हैं। तो वो जो कंपनीज हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेलर से ये चीज़ें परचेज करने की बजाय आपस में नेटवर्किंग कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी ए को धागा चाहिए तो वो कंपनी बी से परचेज करेगी। कंपनी बी ने धागा बनाना है, वो दूसरी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल कर देगी। उसमें वो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को एलिमिनेट कर देती है। तो ये जो नेटवर्किंग बनाना है, जिसको आप सप्लाई चेन भी कहते हो, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन नेटवर्क्स जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बना लेती हैं, ये हमारे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए क्या है, थ्रेट है। ये सारी चीज़ें हमारे स्मॉल बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकती हैं, सिवाय जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के। ये दोनों उसके लिए कंसर्न्स है स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग।
अ, अगर हम स्मॉल बिज़नेसेस की बात करें तो आपको पता है कि देयर शुड बी ओनली वन पर्सन हू इज़ डूइंग ऑल द डिसीजंस, जो कि परचेज़िंग डिसीजंस भी खुद ही करेगा। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है कि परचेज़िंग डिपार्टमेंट एक अलग से बना दिया जाता है, जहाँ पर परचेज़िंग मैनेजर डिसाइड करता है कि हमें कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस क्वालिटी के चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो चीज़ है पता होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ वन पर्सन दैट हैज़ बीन असाइन्ड द ड्यूटी ऑफ परचेज़िंग, जिसको पता हो कि बाहर मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, प्राइसेस कैसे चल रही हैं, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो और फिर वो हमारे लिए परचेज़िंग कर सके। तो परचेज़िंग के भी कुछ कंसर्न्स हैं हमारे लिए कि जब भी कोई पर्सन परचेज़िंग करने लगे, तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखे, कुछ सिचुएशंस को अपने माइंड में रखे। सिचुएशन सबसे पहली जो सिचुएशन है वो आपके पास है चेंजिंग्स इन प्राइसेस। आपको पता है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। कभी-कभी प्राइसेस जो हैं वो हायर हो जाती हैं, कभी-कभी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो वो जो आपका सिंगल पर्सन होगा जो कि परचेजिंग कर रहा है, उसको प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। अगर किसी टाइम पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है, तो उसको फिर जो है पता होना चाहिए कि इस कम प्राइस पर मुझे कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर लेनी चाहिए। अगर कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो जाती है, तो उस केस में वो उतनी क्वांटिटी परचेज़ करेगा जिससे गुज़ारा हो सके। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है स्टॉक आउट्स की, जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ कि प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो ये ना हो कि आप बहुत कम जो है वो परचेज़िंग करो कि आप अपने ऑपरेशंस को चला ही ना सको। और कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो आप इतनी बल्क में चीज़ें ना ले आओ जो कि पुरानी होती रहें और खराब होती रहें। ठीक है? दूसरा कंसर्न आपके पास आता है चेंजिंग इन डिमांड का, कि हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड अकॉर्डिंग टू देयर फैशन, देयर लाइफस्टाइल, उनकी जो सीज़नल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होती रहती है। तो जैसे-जैसे डिमांड चेंज होगी गर्ल्स, आपको अपने कंपनी में भी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये ना हो कि आपने इतनी ज़्यादा बल्क में चीज़ें परचेज़ कर ली हों कि लोगों का स्टाइल, लोगों का फैशन, लोगों का टेस्ट ही चेंज हो जाए और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जो है नुकसान दें। जो चीज़ें आपने परचेज़ की थी, ठीक है? वो आपकी इन्वेंटरी आपके लिए नेगेटिव हो जाए। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्पेशलिटी गुड्स। आपको पता है कि ये वो गुड्स हैं जो कि आपके लग्ज़री आइटम्स होते हैं, ठीक है? जो कि आप बहुत कम चीज़ें परचेज़ करते हो, तो ये बहुत ही छोटी मतलब ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट बहुत कम मिकदार में होने चाहिए। अगर आप एक मिकदार से ज़्यादा भी अपने पास रखोगे, तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं, फ़ायदा नहीं दे सकती। और लास्ट पे एक आती है शॉर्ट सप्लाई ऑफ मटीरियल्स की, जिसको हम स्टॉक आउट कहते हैं सिचुएशन। स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन है कि आपका कस्टमर आपसे कोई शॉप चीज़ लेने आता है और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। अक्सर आप जाते हो ना शॉप पे, तो वो कहता है कि ये चीज़ तो नहीं है, तो फिर आप दूसरी शॉप पर क्या कर जाते हो, स्विच कर जाते हो। तो स्टॉक आउट जो है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत वर्स्ट कंडीशन है कि आप जाओ और आपको वो चीज़ ना मिले, ठीक है? नेक्स्ट कंसर्न है हमारे पास सिलेक्टिंग द राइट सप्लायर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे लिए बेस्ट पर्सन कौन होगा जिससे हमें ये सारी चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए। अब कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, मतलब सप्लायर कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ फर्म और अ कंपनी। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ऑनेस्ट होती हैं। जब आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते हो कि शिपमेंट के दौरान या फिर जब आपकी बिडिंग हो रही होती है तो उसके दौरान आपका प्रोडक्ट जो है उसको जिस क्वालिटी में आप और जिस क्वांटिटी में चाहते हो सकता है कि वैसी चीज़ें ना आएँ। तो स राइट सप्लायर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंपनी के लिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सप्लायर अच्छा होगा, तो आपका रॉ मटीरियल अच्छा होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो हमारा जो स्मॉल बिज़नेस ओनर है, उस वो जो है वो एक बेस्ट सप्लायर बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ऐसे नहीं है कि आपने जाना है और जाके परचेज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे उसने एग्जांपल भी यूज़ की है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर आपने खाना खाना है, तो वहाँ पर जो भी आपको आइटम मिल मिल रही है, तो फॉर एग्जांपल आप जो घर में ब्रेड यूज़ करते हो, जो आप ब्रेड लेकर आते हो, उससे पहले उसका अगर प्रोसेस देखा जाए, तो पहले उसको हम उगाते हैं ज़मीन के अंदर, पहले उसका पौधा लगाएँगे, ठीक है? जो भी हमने उसका ट्री लगाया होगा, उससे गंदुम निकलेगी, उस गंदुम को जो है वो फिर उससे वो आटा बनाते हैं, आटा बनाकर फिर वो अपनी बेकरी में लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है वो ब्रेड बनाते हैं। जब वो ब्रेड एक मैन्युफैक्चर हो जाता है, आपके पास एक पैकेट बन जाता है ब्रेड का, तो फिर उस ब्रेड को आप तक लेकर आने के लिए डिफरेंट रिटेलर्स काम करते हैं, ठीक है? आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, रिटेलर्स होते हैं,
आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, तो पिज़्ज़ा में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया। उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से वो होकर गुज़रा हुआ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी आप अपना प्रोडक्ट यूज़ करोगे, वो आप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा जो है, वो प्रोसेसेस से गुज़रा होता है। ठीक है? अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते किसे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब यूज़ करते हो, तो वो जिस शेप में पहले होता है और जिस शेप में वो आपके पास आता है, उसके दरमियान में जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है? वो सारे प्रोसेसेस जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट, स्टोरेज एंड ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जहाँ से आपका प्रोडक्ट उगाया गया था या जहाँ से उसको पहली दफ़ा निकाला गया था, वहाँ से लेकर आपके पास वो पैकेज्ड फॉर्म में आने तक जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं, पहले तो इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस किए होंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे, तो ये एक सेमी फिनिश्ड फॉर्म में आया होगा। उस सेमी सेमी फिनिश्ड फॉर्म को आपने किसी ना किसी वेयर हाउस में क्या करना है? स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद आप उसको इधर से निकालेंगे, फिर इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद ये क्या होगा? सेमी फिनिश्ड फॉर्म से फिनिश्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिनिश्ड फॉर्म में आने के बाद आप उसकी पैकेजिंग करेंगे, फिर किसी रिटेलर को देंगे, फिर रिटेलर जो है वो आपको आपकी शॉप तक वो प्रोडक्ट लाकर देता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक और फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसको एंड यूज़र तक लेकर जाने तक जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। सो हमने देख लिया कि हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए सप्लायर की सिलेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर्स। अगर हम टाइप ऑफ सप्लायर्स की बात करें, तो कुछ आपके पास जो है वो ब्रोकर्स कहलाते हैं। ब्रोकर्स का आपको पता होगा, ये वो पर्सन है, बेसिकली है ये सारी इंटरमीडियरीज ही, जिनका काम क्या है? बायर और सेलर को मिलाना। ब्रोकर्स क्या करते हैं? आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? साथ में आपको जो है सिर्फ प्रोड्यूसर से मिला देंगे कि आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। उसके अलावा गारंटीज देना या फिर अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? दूसरे होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको जो है जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा और आपको गारंटीज वारंटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ आपके जॉबर्स कहलाते हैं, जिनको दूसरी लैंग्वेज में हम जो है वो मार्केट मेकर्स भी कहते हैं। ये काम कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जब ये शेयर्स जो हैं वो, अब मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो आपके ब्रोकर्स जो या फिर जॉबर्स जो हैं, जो आपके स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, वो करते क्या हैं कि जैसे ही किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है, ठीक है? ये उनके शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं, अपने पास अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं, ठीक है? जब भी कोई बाहर वाली पब्लिक जो है परचेज़ करने आती है स्टॉक मार्केट में, तो ये फिर अपना थोड़ा-सा मार्जिन रखकर उनको वो वाले शेयर्स सेल करते हैं। ये काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? उसके अलावा आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स भी तो आपके सप्लायर्स होते हैं ना, जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अल्टीमेटली वो दूसरी कंपनीज़ को दे रहे होते हैं। तो ये सारे आपके जो है वो सप्लायर्स आ जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो काइंड्स होती हैं सप्लायर्स की, लेकिन हमारे लिए मेन कंसर्न इन्हीं के साथ है। नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यूज़ फ्यू और मैनी सप्लायर, हमें एक सप्लायर से परचेजिंग करनी चाहिए या फिर मल्टीपल लोगों से जो है वो सप्लायर से चीज़ें लेनी चाहिए। कुछ ये हमारी सिचुएशंस पर मैटर करता है। जैसे कि अगर हमारी जो है इकोनॉमी ऐसी चल रही है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हमें जो है वो मल्टीपल सप्लायर्स जो है वो चूज़ करने चाहिए। अगर आप अपनी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आपको डिफरेंट सप्लायर्स को ट्राई करना चाहिए। लेकिन आपका अगर एक सप्लायर के साथ रिलेशन ऐसा है कि ऑनेस्टी वाला है, वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो अगर मेरे ख्याल से अगर आपका एक सिंगल सप्लायर होगा, तो उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आप एक ही पर्सन से बार-बार परचेज़िंग करोगे, तो आप उसके रेगुलर या फिर लॉयल कस्टमर्स बन जाओगे। जब भी कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया ट्रेंड, कोई नया फीचर आएगा, तो वो दूसरों को देने के बजाय आपको देगा। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मार्केट में वो चीज़ जो है उसका शॉर्ट आउट हो जाती है, उसका कम हो जाती है, उसके पीछे से सप्लाई कम हो जाती है, तो वो दूसरे कंपनीज़ को देने के बजाय वो सबसे पहले आपको देगा, चूँकि हमेशा आप उससे परचेज़िंग करते आए हो। ठीक है? जो आपका सिंगल सप्लायर है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी को बेटर करना चाहते हो और अपनी डिफरेंट जो है अपने लेकर आना चाहते हो वैरायटी, और आप लार्जर वॉल्यूम में परचेज़ करना चाह रहे हो, तो फिर आपको मल्टीपल सप्लायर्स पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल सप्लायर्स।
कि आपको किस तरह के सप्लायर्स चूज़ करने चाहिए। जब भी आप अपने सप्लायर्स की सिलेक्शन करने लगो, तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके सामने मेंशन किए। ऐसा सप्लायर चूज़ करें जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देता हो। अगर आपके प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी बेटर है, तो आपको पता है कि अल्टीमेटली आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होगी। तो जो पहला फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सप्लायर को चूज़ करना है, तो आप उसके प्रोडक्ट्स की, उसकी आउटकम्स की क्वालिटी को चेक करें, ठीक है? फिर आप ऐसा सप्लायर चूज़ करें जो कि आपको रीज़नेबल प्राइसेज़ पर अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सप्लायर्स जो हैं वो एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा सप्लायर जो कि आपको बेस्ट प्राइसेज़ पर प्रोडक्ट देगा, आपने उसको चूज़ करना है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि प्राइस अगर ज़्यादा हो जाती है आपके रॉ मटेरियल की, तो अल्टीमेटली आपके कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगी आपके प्रोडक्ट की, ठीक है? तो फिर वो उसकी कंपेटिटिवनेस जो है वो लूज़ हो जाती है। तो प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके अलावा है डिज़ायर टू सर्व। ऐसा सप्लायर जो कि आपको हर सिचुएशन में सर्व करने के लिए रेडी हो। चाहे उसके पास कम मिकदार में चीज़ें हैं, चाहे उसके पास ज़्यादा मिकदार में है, वो हर तरह से आपको सर्व करने के लिए रेडी रहता हो। रिलायबल हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कोई गलत चीज़ें प्रोवाइड करेगा या फिर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो कि आपको जो है थ्रेट हो उनसे, रिस्क हो। तो रिस्क आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, रिलायबल पर्सन से आपने शॉपिंग करनी है, रॉ मटेरियल्स परचेज़ करनी है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे सप्लायर्स चूज़ करें जो कि आपके इर्द-गिर्द के एरियाज़ में हों। ये हमने लोकेशन में भी देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हों, चाहे रिटेलर्स हों, दोनों के लिए सप्लायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी लोकेशन जहाँ पर सप्लायर्स के साथ में ट्रांसपोर्टेशन का जो रास्ता है वो ईज़ी हो। मतलब आप एक रॉ मटेरियल मँगवा रहे हो और रोड इतनी टूटी-फूटी है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके रॉ मटेरियल्स वो वैसे ही टूट जाते हैं। या फिर उनको सप्लायर से आप तक लेकर आने में इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है कि वो आपके प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम अपने सप्लायर्स की चॉइस में देखते हैं कि नज़दीक सप्लायर को चूज़ करें और ऐसे सप्लायर को चूज़ करें जिसमें हमारी कॉस्ट कम आती हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद आ जाती हैं गारंटीज़ एंड वारंटीज़। ऐसे सप्लायर चूज़ करें जो कि आपको गारंटी भी प्रोवाइड कर रहा हो और वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है? गर्ल्स गारंटी जो है ना, वो बेसिकली लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है? उसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शॉप से कैलकुलेटर परचेज़ करने गई, तो मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया। तो वो क्या कहता है, मेरे कैलकुलेटर की बजाय वो मुझे एक न्यू कैलकुलेटर, नया प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है? लेकिन वारंटीज़ में ऐसा नहीं होता। वारंटी में अगर आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, अगर वो खराब हो जाता है, तो आपको नया प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि उसी के अंदर क्या की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है, ठीक है? एक और चीज़ माइंड में रखें, इन फैक्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फर्स्ट 2 हैं। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि प्राइसेस बहुत कम है तो आप अपने प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लें, जो कि आपकी क्वालिटी को गिरा दें। लेकिन ऐसा भी ना करें कि अच्छी क्वालिटी के चक्कर में इतनी ज़्यादा महँगी चीज़ें परचेज़ कर लें, जो कि आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही हो। तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है, अपनी क्वालिटी को बेटर रखना है। प्राइस को सिर्फ़ अपने माइंड में रखकर परचेज़िंग ना करें। इन सब फैक्टर्स को अपने माइंड में रखें, देन अपने सप्लायर्स को चूज़ करें।